चलिए एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल टॉपर बाय संजीव कुमार में। आज हम बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं मैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बेसिकली जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स रहते हैं, रूल रेगुलेशन रहते हैं, जिसके बेस पर हम लोगों से ऐसी एक्सपेक्टेशन की जाती है कि हम जो भी अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे उनको प्रिपेयर करने के लिए जो हमारी सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं उनको हम फॉलो करेंगे। और ये मैंने पहले आपको बताया था कि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं दीज आर इशूड बाय और नोटिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए एक बार थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जैक्टली होते क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग तो सिंपल ही है इसका, दीज आर द सेट ऑफ गाइडलाइंस टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसका एक क्वालिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है कि वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबल का मतलब होता है कि वो देखने के बाद और उनको स्टडी करने के बाद जो भी उसके इंटरेस्टेड यूजर हैं उनको वो समझ आनी चाहिए। तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो रहते हैं यानी जो सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं, तो वो क्या करती हैं, वो इस तरह से वर्क करती हैं, यानी उनको फॉलो करते हुए जब भी हम अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके बनाने के बाद जो भी उसके कंसर्न यूजर होते हैं, अगर हमने बेसिक गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं तो ये इट इज डेफिनेटली श्योर कि वो सामने वाले को समझ आएंगे ही आएंगे। यानी ये जो वो सेट गाइडलाइंस हैं जिसके बेस पर जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो दीज मतलब जो गाइडलाइंस हैं प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिकमेंडेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद अब ये बनाने का काम यानी प्रिस्क्राइब कौन करता है, हालांकि इश्यूड तो आईसीएआई करता है, बट दीज आर प्रिस्क्राइब्ड बाय NACAS। NACAS क्या है, एक कमेटी है जिसको हम बोलते हैं नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब इसके बाद ये आता है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसा कि मीनिंग में तो काफी हद तक क्लियर हो ही चुका है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो रहते हैं, ठीक है, वो आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अदर यूटिलिटी क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दीज प्रोवाइड नॉर्म्स टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाने हैं तो उसके लिए जो बेसिक नॉर्म्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसके बाद एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी आप क्या करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर सभी की सभी ऑर्गेनाइजेशन इन रूल्स को फॉलो कर रही हैं, इन गाइडलाइंस को फॉलो कर रही हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा कि जो भी अकाउंट स्टेटमेंट बनेंगे उनके अंदर कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी यानी एक जैसा रहेगा ही रहेगा। इसके बाद जब वो एक जैसे रहेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। यानी क्योंकि उसके अंदर किसी भी तरह के वेरिएशंस नहीं है, सेट गाइडलाइंस को फॉलो करके सबने बनाए हैं, तो वो क्या होंगे, इजिली कंपेरेबल होंगे। इसके बाद रिलायबल, क्योंकि इसके अंदर आपने बेसिक जो रूल्स रेगुलेशन है सबको फॉलो किया है, बेसिक प्रिंसिपल आपने यूज किए हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकल कर आएंगी कंसर्न यूजर के लिए, दीज विल बी मोर रिलायबल। अब इसके बाद अगर रिलायबल रहेंगी तो यूजर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर किसी भी तरह का कोई मैल प्रैक्टिसेस नहीं है, किसी भी तरह की कोई चीटिंग नहीं है, जो भी है वो फेयर पिक्चर पे बनाई गई है। तो उससे क्या होगा कि यूजर्स में उसको लेकर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। इसके बाद सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कि जब हम ऑडिटिंग वर्क करते हैं, देखिए कोई भी जो वर्क है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ठीक है, वो तब तक उसको अप्रूवल नहीं मिलता जब तक उसको ऑडिट ना किया जाए। जब वो एक बार ऑडिटेड सर्टिफाइड हो गई यानी ऑडिट बेस पर ऑडिट पार्टी ने उसको सर्टिफाई कर दिया तो उसके बाद क्या होता है कि वो श्योर हो जाता है कि दीज आर राइट नाउ, मतलब एकदम से अभी ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब आप जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ऑडिट कर रहे हैं किसी भी फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन के, तो अगर वो सेट गाइडलाइंस को यूज करके बनाई गई होंगी
तो ऑडिटर के पास भी कुछ नॉर्म्स रहते हैं जिसके बेस पर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। तो अगर आपने पर्टिकुलर रूल रेगुलेशंस और जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं तो ऑडिट के लिए ये काम बहुत आसान हो जाता है कि वो बुक्स को ऑडिट कर सकें। अब देखिए इतने सारे हमने फायदे देखे, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी, यानी उसके कुछ माइनस पॉइंट भी हैं जहां पर आकर हम बोलते कि नहीं भाई जितने फायदे आप बता रहे हैं वो सारे ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। तो वो क्या लिमिटेशन है? पहली बात तो दीज आर मैन मेड, नॉट इजी टू वेरीफाई, क्योंकि ये क्या है कि कहीं पे कुछ बेसिकली किसी साइंटिफिक रूल्स ये सब चीजों को फॉलो करके नहीं है। ऑल दीज आर मैन मेड, तो क्योंकि क्या है टू एयर इज ह्यूमन, कहीं ना कहीं गलतियां हो ही जाती हैं, तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं तो जो इसमें कवर नहीं हो पाते। इसके बाद बेस्ड ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ ऑफ कंट्री, जनरली क्या है कि हर एक कंट्री के अपने अपने अलग रूल रेगुलेशंस होते हैं और हर एक कंट्री का एक अलग बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। और आपको मालूम है कि जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये सब एज ए बिजनेस प्रैक्टिस ही निकल कर आए हैं। तो क्योंकि बिजनेस प्रैक्टिस क्या है कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो उस कंडीशन में अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही बेस मानकर काम करते रहेंगे तो जो फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर है वो खत्म हो जाता है। और जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है अपने आप से उसके अंदर अडेप्ट नहीं हो पाते। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि वी आर वर्किंग इन इंडियन कंट्री, हम इंडियन इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, तो एज ऑन डेट देयर आर 27 नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आज की डेट में 27 नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिनको फॉलो किया जाता है वाइल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो क्या है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखे हैं आपके लिए, आप चाहें तो उनको एक एक करके रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल बिजनेस के अंदर, हालांकि उसके अंदर जितने भी गाइडलाइंस दी हुई हैं तो सब कॉर्पोरेट सेक्टर, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस टाइप ऑफ जो वेंचर हैं सब पर एप्लीकेबल हैं। लेकिन एक नॉर्मल बिजनेस के अंदर अगर हम एक जनरल बिजनेस की बात करें तो उसमें क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं, तो चलिए हम उनकी बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से जो मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलेंगे या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 27 नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनको कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए यूटिलाइज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है इट इज रिलेटेड टू डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखिए क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है या जो अकाउंटिंग वर्क है इट इज प्योरली साइंटिफिक वर्क, जिसमें क्या है कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब इसमें के अंदर बताए हुए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कि किन बेसिक प्रिंसिपल्स को आपने फॉलो करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है। इसके बाद दूसरा आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ओब्लिक स्टॉक, यानी इसका जो रिलेशन है आप स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं जब अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करते समय कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है उसको यूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि वी एंटीसिपेट मैक्सिमम लॉसेस, बट इनकम को हम तब तक नहीं दिखाते जब तक कि वो हम अर्न ना कर लें। तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है, जितना भी स्टॉक एट एंड बचता है, तो दैट इज अवर इनकम बिकॉज इट इज माइनस आइटम अगेंस्ट परचेज। परचेज में जितना अमाउंट हमने डेबिट किया उसके अगेंस्ट में जितना भी स्टॉक बच जाता है तो दैट इज क्रेडिटेड एज इनकम इन ट्रेडिंग अकाउंट। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर एज एन इनकम दिखाते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे किया जाए? देखिए क्लोजिंग स्टॉक जो है, जो भी हमारा स्टॉक इन एंड रहता है, इन्वेंट्री रहता है, उसके दो वैल्यूएशन होते हैं। पहला कॉस्ट प्राइस जिस पर उसको हमने एक्वायर किया था, और दूसरा आज की डेट में एट द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका करंट मार्केट प्राइस क्या है। तो यू आर वेरी मच फ्री एज पर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपको दोनों प्राइस में से जो कम हो उस पर आप दिखा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका रिलेशन किससे है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैश मैनेजमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में कितना कैश आपके पास आया
और कितना कैश हमारे पास गया। जितनी भी हमारे पास जो एक्टिविटीज होती हैं उन एक्टिविटीज को हम वेरियस पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं कि हर एक एक्टिविटी, चाहे वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो और चाहे वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो, यानी हम बिजनेस की जो टोटल एक्टिविटीज होती हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसके अंदर बेसिकली जिस पर्पज से हम बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक्टिविटीज आती हैं। इसके बाद सेकंड एक्टिविटी आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी पैसा आपके पास कहाँ कहाँ से आ रहा है। अगर नॉर्मल बिजनेस की बात करें तो कैपिटल इंट्रोडक्शन, और अगर कंपनीज की बात करें तो शेयर और डिबेंचर्स या लोन आप लेते हैं वो भी हो सकता है, और कहाँ कहाँ आप उसका पैसा यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये आपकी जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। इसके बाद आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब है कि जितना भी कैश आपके पास है उसने आपने उसको इन्वेस्ट कहाँ किया है। ऑब्वियसली क्या होता है कि जितना भी हमारे पास कैश रहता है, जनरली वी यूटिलाइज, जितने भी हमारे पास इनफ्लोज ऑफ कैश होते हैं वी यूटिलाइज फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एसेट्स फॉर द बिजनेस। तो ये कहाँ कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ हमने उस पैसे को यूज किया, तो दैट इज स्टडीड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 की बात करते हैं। इट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है दैट वर्क्स ऑन अक्रूवल सिस्टम। तो इसमें कैश रिसीट से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने इनकम अर्न कर ली है तो दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। इसके बाद नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कारण क्योंकि इसके अंदर हम बिजनेस के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी फिजिकल एसेट्स होती हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, प्लांट हो या इक्विपमेंट्स हो, तो बिजनेस में जितने भी टेंजिबल एसेट्स होती हैं जो बेसिकली फिक्स एसेट्स होती है उससे रिलेटेड अकाउंटिंग की क्या गाइडलाइंस हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में दी हुई है। इसके अंदर फिक्स एसेट्स एज वेल एज उनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं, तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग भी इसी का पार्ट है। हालांकि अभी जो मॉडिफिकेशंस हुए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो था दैट प्रोवाइड फॉर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, अब उसको हटाकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में मर्ज कर दिया गया है। अर्लियर इट वाज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, तो ये अभी रिमूव हो गया है और ये रिमूव होकर इसमें मर्ज हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट जो है आपको ग्रांट देती है टाइम टू टाइम किसी भी बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, जितनी भी आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती हैं, ऑल दीज ग्रांट्स आर एज पर द गाइडलाइंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। इसके बाद नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कैश मैनेजमेंट जो है किसी भी बिजनेस का की सक्सेस रहता है। तो हमारे पास अगर कुछ सरप्लस कैश बचा हुआ है तो उस कैश को हम जो इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो क्लासिफिकेशन है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगी, तो दिस इज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। इसके बाद नेक्स्ट आता है टैक्सेस। देखिए अगर आप गवर्नमेंट में इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, किसी भी इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर मैं तो इंडियन इकोनॉमी की बात करता हूं, तो टैक्सेस एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी टैक्सेस को लेकर क्या बेसिक चीजें हैं, इस टैक्सेस डिटरमाइन करते समय डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स एक्सपेंसेस, ये क्या सब चीजें हैं, तो इसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स भी आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि ऐसी एसेट जो फिजिकली बिजनेस में मौजूद नहीं होती बट उनकी एक वैल्यू होती है, लाइक गुडविल। तो उससे रिलेटेड क्या रूल्स हैं, दीज आर गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। और सबसे लास्ट में आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। इट इज रिलेटेड टू प्रोविजन, कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटीजेंट असेट्स। इसका संबंध भी काफी हद तक आपकी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है, इससे रिलेटेड है, जिसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, मैक्सिमम प्रोविजंस दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो बुक प्रॉफिट है वो एक्चुअल प्रॉफिट से कम हो जाए और हमारे पास कुछ सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट हो जाए। तो उससे रिलेटेड रूल्स क्या है, ऑल दीज आर गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है टोटल मिलाकर 27 है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे के सारे डाल रखे हैं, तो एक बार चाहें तो आप उनसे गो थ्रू हो सकते हैं। बट दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि हम जनरली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्रिएट करते समय या अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट है उनको बनाते समय किसी भी नॉर्मल बिजनेस के अंदर यूटिलाइज होते हैं। तो उम्मीद है आज का ये जो लेक्चर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला,
ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपको काम आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपके लिए कुछ अच्छा लेके आऊँगा मैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लेकिन फिर भी आपको बोलता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक आते हैं आपके लिए उनको देखते रहिए।